आज का पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस सभ्यता में सर्वाधिक लोग भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात इसी सभ्यता से माना जाता है। इस सभ्यता में केंद्रीकृत शासन प्रणाली मौजूद थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ से जितने भी औजार मिले हैं वो सभी कांस्य के बने हुए हैं, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ पर मिले कंकालों का जो डीएनए लिया गया है, उस डीएनए से स्पष्ट हुआ है कि इस सभ्यता में सर्वाधिक लोग भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। तो यहाँ पर आपका बी वाला कथन ये भी सही है। ऐसा माना जाता है कि जो पूर्ण विकसित नगरीय जीवन है, इसका सूत्रपात भी इसी सभ्यता को माना जाता है। तो यहाँ पर आपका सी वाला कथन ये भी सही है। लेकिन डी वाला जो विकल्प है ये सही नहीं है, क्योंकि हड़प्पाइयों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है। क्योंकि हड़प्पावासी व्यापार वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि शासन व्यवस्था में भी वणिक अथवा व्यापारी वर्ग की भूमिका ही महत्वपूर्ण होगी। तो इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की केंद्रीय शासन प्रणाली की मौजूदगी का कोई स्पष्ट आभास नहीं है। तो यहाँ पर आपका डी वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका सही आंसर है पहले का डी। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसमें चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, जबालोपनिषद, मैत्रेयी संहिता। देखिए, ऐतरेय ब्राह्मण जो ग्रंथ, ऐतरेय ब्राह्मण जो है, इसमें चारों वर्णों के कामों का उल्लेख है कि चार वर्णों के कर्तव्य क्या क्या हैं। तो उन कर्तव्यों का जिक्र इसमें है। चार वर्णों के कर्तव्यों का जिक्र ऐतरेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है और कुछ विदुषी कन्याओं का उल्लेख भी इसमें मिलता है, जैसे गार्गी, ग्रहीता, मैत्रेयी आदि कन्याओं का यहाँ पर उल्लेख भी है। जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख है और चार आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो जबालोपनिषद में चार आश्रमों का उल्लेख है। वहीं जो आपका मैत्रेयी संहिता है, तो मैत्रेयी संहिता से स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का ज्ञान होता है, जिसमें स्त्रियों को जुआ और शराब की भांति पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। तो यहां पर हमारा जो सही आंसर है सेकंड का सी वाला, जबालोपनिषद। तीसरा प्रश्न है आपका, आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। देखिए, उपवेद वेदों से संबंधित माने जाते हैं और इन उपवेदों की संख्या 4 है, जिसमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद शामिल हैं। तो जो आयुर्वेद है वो ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है और इसमें चिकित्सा संबंधी ज्ञान आता है और उपनिषदों में श्वेत केतु नामक आयुर्वेद के आचार्य का उल्लेख भी मिलता है। तो आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है। वहीं जो आपका धनुर्वेद है वो यजुर्वेद का उपवेद है और धनुर्वेद में जो है युद्ध कला का वर्णन है। अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो अथर्ववेद का जो उपवेद है उसका नाम है शिल्पवेद। यानी शिल्पवेद जो है वो अथर्ववेद का उपवेद है और इसमें शिल्प संबंधी कला का वर्णन है। यानी कि यहां पर इसका जो वेद है उसका नाम है शिल्पवेद। वहीं सामवेद का जो है उपवेद जो है गंधर्ववेद। तो गंधर्ववेद में जो है संगीत कला से संबंधित है। यानी गंधर्ववेद जो है वो संगीत कला से संबंधित है और ये सामवेद का उपवेद है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा तीसरे का डी वाला, यानी ऋग्वेद। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ मौर्य प्रांत है और दूसरी तरफ उनकी राजधानी है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य को 5 प्रांतों में डिवाइड किया गया था और प्रांतों को चक्र कहा जाता था। यानी मौर्य प्रांत जो होते थे उनको चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र कहलाते थे। उत्तरापथ की बात करें तो उत्तरापथ की राजधानी जो थी तक्षशिला थी। वहीं जो दक्षिणापथ है, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। तो यहां पर बी का चौथा कलिंग। देखिए, कलिंग की जो राजधानी थी ये तोसली थी। अगला है अवंती राष्ट्र। अवंती राष्ट्र की राजधानी जो थी उज्जैनी थी। वहीं एक और बचा हुआ है जिसका नाम है प्रासी या पूर्वी प्रांत। तो प्रासी या पूर्वी प्रांत जो था इसकी राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी। ये प्रासी की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। तो ऐसे करके 5 प्रांत डिवाइड थे अशोक के समय। तो उनमें से 4 आपने यहां देख लिए हैं, 5वां मैंने आपको यहां बता दिया है। तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा पहले का डी वाला, यानी ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। 5वां प्रश्न है आपका, भूमिदान का सर्वप्राचीन पुरालेखी प्रमाण निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्राप्त होता है।
ऐहोल अभिलेख, नानाघाट अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख, नासिक अभिलेख। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने स्टार्ट किया था। इन सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि देने की जो प्रथा है वो स्टार्ट की है। भूमिदान का सब प्राचीन पुरालिखी प्रमाण सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 5वें का बी वाला, नानाघाट अभिलेख। 6वां प्रश्न है आपका, शलाका पुरुष की अवधारणा किससे संबंधित है? भागवत, शैव, जैन, बौद्ध। शलाका पुरुष की अवधारणा जो है इसका संबंध जैन धर्म से है। तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि प्रसिद्ध पुरुषों को शलाका पुरुष कहते हैं और इनकी संख्या 63 बताई गई है, जिनमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण शामिल हैं। तो इनका संबंध किससे है? जैन धर्म से है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 6वें का सी वाला। 7वां प्रश्न है आपका, यूनानी और अरमी यानी अरामाइक भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख मिलता है। कंधार में, शाहबाजगढ़ी में, पुष्कलावती में, मानसिहरा में। कंधार का द्विभाषी शिलालेख सम्राट अशोक द्वारा 260 ईसा पूर्व जो है उत्कीर्ण करवाया गया था और यह अशोक द्वारा निर्मित कराया गया पहला शिलालेख है, यानी फर्स्ट शिलालेख है। और ये जो है ये शिलालेख जो है उसके शासन के 10वें वर्ष में उत्कीर्ण करवाया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है 7वें का ए वाला, कंधार में। 8वां प्रश्न है आपका, संगम काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। संगम काल में कौवे को अशुभ पक्षी माना जाता था। संगम काल में संगम साहित्य से दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। देखिए आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था और संगम काल में चावल जो है ये मुख्य खाद्यान्न था। यहां पर सी वाला कथन गलत है। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था, और कौवे जो थे नाविकों को सही दिशा का ज्ञान भी कराते थे, और इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाजों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। तो यहां पर आपका सी वाला कथन गलत है, क्योंकि कौवा जो अशुभ पक्षी नहीं था बल्कि इस काल में कौवे को शुभ माना जाता था। तो यहां पर आपका सी वाला गलत है। डी वाला यहां पर बिल्कुल सही है। संगम काल में जो संगम साहित्य है इससे दास प्रथा के अस्तित्व का कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 8वें का सी वाला। 9वां प्रश्न है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। अगला है, गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी द्वितीय राजधानी के रूप में विकसित किया और शीघ्र ही इसने वैभव एवं समृद्धि में पाटलिपुत्र को पीछे छोड़ दिया। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। गुप्त शासकों ने सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए। गुप्तों के स्वर्ण सिक्कों को दीनार कहा जाता था। तो यहां पर सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 9वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 10वां प्रश्न है आपका, गुप्त काल में निम्नलिखित किस स्थान पर सूर्य मंदिर का उल्लेख मिलता है? मालवा, बुलंदशहर, अंतर्वेदी, उपरोक्त सभी। गुप्त काल में मंदसौर शिलालेख के प्रारंभिक श्लोकों में सूर्य की उपासना की गई है। गुप्त काल में सूर्य मंदिर का उल्लेख जो है मालवा, बुलंदशहर, अंतर्वेदी और एक स्थान और है मूल स्थानपुर। तो इन 4 जगहों पर सूर्य मंदिर का उल्लेख मिलता है। तो जिनमें से 3 जगह यहां पर दी हुई हैं। तो आपका सही आंसर है 10वें का डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।